हेलो एवरीवन। आज का जो सबसे हॉट एंड बर्निंग टॉपिक है वो है बजट 2023-24, जिसे रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था हमारे पार्लियामेंट में। ठीक है, तो आज हमें इस बजट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करना है, क्योंकि अपकमिंग जो भी एग्जाम लाइनअप है उन सारे एग्जाम में आपको बजट से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अगर आज का सेशन आपने पूरा अटेंड कर लिया तो यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, तो आने वाला कोई भी एग्जाम हो आप बजट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसे गलत कर नहीं आएंगे, क्योंकि जो बातें ज़रूरी होती हैं वो सारी की सारी बातें मैंने यहाँ पे कवर की हुई हैं। सो मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं परचम क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं हम बजट के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर हमारे देश में इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उनका ये लास्ट कंप्लीट बजट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो बजट पेश किया जाएगा वो आपका इंतरिम बजट होगा। जैसे ही बजट की स्पीच को देना शुरू किया निर्मला सीतारमण जी ने, तो उन्होंने विजन फॉर अमृतकाल बताया, क्योंकि हमें पता है हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को बना रहे हैं, मतलब 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जब हम देश को आज़ाद हुए 100 ईयर्स हो जाएंगे, आज़ादी का अमृतकाल जब हम सेलिब्रेट करेंगे, जब 100 साल हो जाएंगे, तो उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा। तो उस ब्लूप्रिंट को फोकस करते हुए इंडिया एट 100 का विजन रखते हुए विजन फॉर अमृतकाल से स्पीच की शुरुआत निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि आने वाला जो समय है वो भारत के लिए बहुत अच्छा है। भारत की इकोनॉमी बाकी देशों के कंपैरिजन में, बाकी सारे डेवलप्ड नेशन के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी मात्रा में ग्रो हो रही है। और इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट की गई है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, वो 7% की ग्रोथ को एस्टिमेट किया गया है। अब ये पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है बजट, इसमें मेनली दो एरियाज पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है, बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। वो दो एरियाज कौन से हैं? तो पहला है ग्रीन ग्रोथ। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, भारत का मिशन भी है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना, जीरो करना 2070 तक। इसके अलावा अपने अपने ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में, ग्रीन एयरपोर्ट्स के बारे में, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सुना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो बजट है उसमें बहुत बड़ा अलोकेशन जो है वो ग्रीन ग्रोथ को दिया गया है। इसके अलावा भारत सरकार, ऐसा तो है नहीं कि केवल ग्रीन ग्रोथ करने से ही आपका सारा काम हो जाएगा, नहीं, आपको रोजगार भी देना है। आपको, हमारी जो देश की पॉपुलेशन है उसमें बहुत अधिक संख्या में यूथ है और बहुत सारे यूथ जो है वो बेरोजगार है, तो आपको उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ध्यान देना है। तो इस बजट में इस बारे में भी ध्यान रखा गया है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया है, क्योंकि जितना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, कल का न्यूज़पेपर या आज का न्यूज़पेपर उठाया होगा, अगर टाइम मिला होगा तो आपने कैपेक्स पुश के एक वर्ड वहाँ पर लिखा देखा होगा। तो कैपेक्स पुश का यही मतलब है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करने की फिराक में हमारी गवर्नमेंट है, क्योंकि आप जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आपने किसी पोर्ट को बना दिया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बना दी, रेलवे का फॉर्मेशन कर दिया, मतलब आप जब भी पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर या असेट बनाने में खर्च करते हैं तो वो आपको 100% डबल या ट्रिपल रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी रखता है। जैसे हमारे पूर्वज भी यही करते थे, हमने कोई ज़मीन या असेट को खरीदा है तो हम असेट या ज़मीन क्यों खरीदते थे? इसलिए कि भविष्य में इसके रेट बढ़ेंगे और हम इसका डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट ने बहुत जोर दिया है, एमएसएमई पे जोर दिया है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। यहाँ पर बेसिकली मैक्रो इकोनॉमी एनवायरनमेंट पे ध्यान दिया है। तो बच्चा नया होगा तो वो सोचेगा ये मैक्रो इकोनॉमी फ्रेमवर्क क्या बात हो रही है यहाँ पर, है ना। ये स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये हमारा विजन है अमृतकाल का। तो ये सारी कहानियाँ क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। हमारे देश में यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। यूथ है तो यूथ को आप फोकस कीजिए, यूथ को आप नॉलेज दीजिए, नॉलेज देने के साथ आप उनका स्किल डेवलपमेंट कीजिए, जिसके लिए आप अलग अलग प्रोग्राम रन कीजिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट को सेटअप कीजिए, जिससे क्या होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जब आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो आपको एक तो इंडिविजुअल ग्रोथ भी होगी, इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ साथ जो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उनमें भी ग्रोथ होगी। तो ये पूरा का पूरा जो मॉडल अगर कंबाइन कर दिया जाए, इसको ही आप मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे पूरे बजट में बेसिकली आपने कुछ बातें देखी, एमएसएमई पे ध्यान देंगे, ग्रीन ग्रोथ पे ध्यान देंगे, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे ध्यान दिया जाएगा और कुछ फाइनेंशियल सेक्टर की इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे।
अब यहाँ पर आजकल बजट में आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों में, अगर 7-8 सालों में देखें तो नए नए टर्म्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जैसे कि ब्रीफ केस की जगह वही खाता हो गया। वैसे यहाँ पे जो 7 विजन या 7 जो पॉइंट्स रखे गए हैं इस पूरे के पूरे बजट में, उसको नाम दिया गया है सप्तऋषि। ठीक है, तो आइए हम उन सप्तऋषि के बारे में बात करते हैं। ये सप्तऋषि अगर आपने समझ लिए ना, मतलब आपका उद्धार हो गया है और आपके कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे बाहर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि कोविड-19 पैंडेमिक से हम ओवरकम हो चुके हैं। साथ ही साथ तो गवर्नमेंट ने फूड एंड सिक्योरिटी स्कीम शुरू की गई थी। आपने देखा था कि कोविड के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट फूड एंड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, जिससे 80 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है हमारे देश में। ये जो पूरी स्कीम है इसको फर्दर 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। तो इस बजट में साफ तौर पे कहा गया है कि जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है इसको 1 साल के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए 2 लाख करोड़ का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में कहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल हो रही है और भारत की जो इकोनॉमी है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गई है पिछले 9 सालों में। और जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब प्रति व्यक्ति आय जो भारत में है वो भी इंक्रीज हुई है। लगभग 2 लाख के आसपास जो है वो प्रति व्यक्ति आय पहुंच गई है। पर कैपिटा इनकम हैज मोर देन डबल टू 1.97 लाख इन अराउंड 9 ईयर्स। ये बातें यहाँ पे बोली हैं। तो आइए हम बात करेंगे, इन्होंने कहा कि 2024 से अभी तक हमने और क्या अचीवमेंट किया है। तो उन अचीवमेंट पे भी इन्होंने फोकस किया है। वो अचीवमेंट क्या है? तो पहली बात है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमने 11.7 करोड़ जो है वो घरों में टॉयलेट बनाई हैं। ठीक है, इसके अलावा 9.6 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिए हैं उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत। उज्ज्वला स्कीम भी मोदी गवर्नमेंट के समय ही शुरू हुई थी। हमने 220 करोड़ लोगों को कोविड-19 के वैक्सीनेशन प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक अकाउंट को ओपन किया है। तो बहुत अधिक मात्रा में लोगों की अप्रोच जो है वो बैंक तक बढ़ी है और बैंकों में पीएम जन धन बैंक अकाउंट को ओपन किया गया है। अब जो होती है आपकी पीएम किसान सम्मान निधि, तो पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.4 करोड़ फार्मर्स जो हैं, किसान जो हैं, उनको पैसे बांटे गए हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए। और जिसमें कैश ट्रांसफर कितना हुआ है? 2.2 लाख करोड़ रुपीस का, 2.2 लाख करोड़ रुपए का जो है कैश ट्रांसफर पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हमने किया है। और क्या किया है? इंश्योरेंस कवरेज करने का काम हमने पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत लगभग 44 करोड़ लोगों का हमने इंश्योरेंस भी कवर किया है। तो ये हमारे कुछ अचीवमेंट हैं सिंस 2014। ये बात भी बजट में मेंशन की गई थी। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे सप्तऋषि के बारे में। तो ये जो सप्तऋषि अगर आप सीख गए तो आपका बजट तैयार है। ठीक है ना? 7 प्रायोरिटीज ऑफ द बजट विच इज सप्तऋषि। तो इन 7 सेक्टर्स पे ध्यान दिया गया है। इनको नाम भी आप याद रखिएगा। वो पूछेगा इनमें से कौन सा सेक्टर जो है वो सप्तऋषि का हिस्सा नहीं है, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर पाएंगे। तो सप्तऋषि में यहाँ पे 7 बातें कही गई हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब कोई भी व्यक्ति छूटे ना, सबका साथ सबका विकास, सब लोगों को साथ में लेके चलना है। मतलब आपको चाहे वो हेल्थ केयर हो, एग्रीकल्चर हो, हर एक सेक्टर में आपको काम करने, चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटी हो। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर कौन से काम किए गए अभी हम देखते हैं। रीचिंग द लास्ट माइल, हर एक व्यक्ति के घर तक हमें पहुंचना है ना? तो हमें हर एक, मतलब अगर किसी के पास पीने का पानी नहीं है तो पीने का पानी पहुंचाइए, किसी के पास अगर फर्टिलाइजर यूरिया नहीं है तो उनको यूरिया पहुंचाइए, है ना? किसी के घर में टॉयलेट नहीं है तो घर तक टॉयलेट पहुंचाइए। तो मतलब रीचिंग द लास्ट माइल। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई सारी नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी। यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर, तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे। कैसे क्वेश्चन बनेंगे अभी हम देखेंगे। तो एक एक करके इन 7 पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं और बजट खत्म करते हैं। ओके, अच्छा, पीडीएफ हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, तो आप बजट का पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में। मतलब हर एक व्यक्ति का हमें विकास करना है, सबका साथ सबका विकास बेसिकली यहाँ पे लक्ष्य है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने, मैंने कल आपको करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था, गवर्नमेंट ने एक एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की शुरुआत की है। अब ये एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड क्या करेगा? तो एग्री फार्मिंग के लिए या एग्री टेक के लिए जो भी व्यक्ति नए स्टार्टअप्स को खोलना चाहता है तो उनके लिए यहाँ पे एक बजट दिया जाएगा, एक फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, मेंटोरशिप प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा। तो एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड जो है बेसिकली एग्रीकल्चर स्टार्टअप के लिए शुरू किया गया है, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए।
अगली बात, हम सभी को पता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट। मतलब सबसे बड़ा उत्पादक मोटे अनाज में आपका रागी, बाजरा, ज्वार सभी कुछ आता है। तो हमारा जो देश है भारत, वो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है मिलेट का, मोटे अनाज का, और दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। और आपको पता है 2023 जो है वो पूरा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी डिक्लेयर किया गया है। तो जब आप मिलेट की बात कर रहे हो, उसमें इतनी न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं, तो लोगों तक आप उसे पहुंचाएंगे भी और उसमें R&D रिसर्च वर्क भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा श्री अन्न, यहाँ पर टू मेक इंडिया या ग्लोबल हब फॉर श्री अन्न। श्री अन्न का मतलब मिलेट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो कि हैदराबाद में है, वो यहाँ पर रिसर्च करेगा, नई टेक्नोलॉजीज बनाएगा इनकी और ग्रोथ करने के लिए, और कैसे हम इनका और बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगली बात, 20 लाख करोड़ यहाँ पर एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया जाएगा एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी सेक्टर को, ये बात भी यहाँ पे मेंशन की गई है। अगली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटराइजेशन। अब अगर किसानों की बात करते हैं तो वो उतना ज़्यादा डिजिटल नहीं होते हैं, है ना, उनको नई स्कीम्स के बारे में, नई डेटा के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हैं, लगभग 63,000 ऐसी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, वहाँ तक कंप्यूटर मतलब डिजिटल फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करनी है, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट 2,516 करोड़ रुपीस का किया जाएगा, ठीक है। अगली बात, अब किसान फार्मिंग तो कर लेते हैं, फार्मिंग करने के बाद पानी के कारण कई बार क्या होता है, फसलें खराब हो जाती हैं और सही मूल्य जो है वो किसानों को नहीं पहुंच पाता। इसलिए यहाँ पे वेयर हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो नंबर ऑफ जो स्टोर हाउसेज हैं उनकी संख्या को यहाँ पे बढ़ाना है, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे इंक्रीज करनी है। अगली बात है, एक सब स्कीम को लॉन्च किया जाएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा फिशरमैन के लिए, फिशरी सेक्टर के लिए, उनके मार्केट को एक्सपांड करने के लिए, ठीक है। अगली बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर। इस बार जो एजुकेशन सेक्टर में बजट आया है वो 2.9% है हमारे जीडीपी का, 2.9% है हमारे जीडीपी का एजुकेशन बजट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एजुकेशन बजट आया कितना है, तो 1.12 लाख करोड़, 1.12 लाख करोड़, 1.12 लाख करोड़ जो है वो हमारा एजुकेशन बजट है। यहाँ पर देखिए जो डेटा होते हैं वो याद करने के होते हैं, रटने के होते हैं, कोई ट्रिक नहीं होती। तो ये वो छोटी सी लिस्ट है, आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो एजुकेशन सेक्टर में कितना बजट दिया गया है वो आप याद रखेंगे। अगला बात होता है डिफेंस सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो एमएसएमई के अंदर सबसे अधिक अगर किसी ने सामान को प्रोडक्ट किया है तो वो भी परचेस किया है तो वो भी कौन है, आपका डिफेंस सेक्टर है। तो डिफेंस सेक्टर में कितना बजट है आपको ये देखना है। हेल्थ केयर, इस बार क्योंकि आपको पता है कि एफडीआई का जो इनफ्लो हुआ है वो भी आपका फार्मा सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो हेल्थ सेक्टर का क्या बजट है आप इसे याद रख लेंगे। हेल्थ सेक्टर के बाद एनर्जी, क्योंकि पूरा का पूरा बजट आप देखेंगे आगे चल के कि ग्रीन ग्रोथ पे बेस्ड है, तो ग्रीन ग्रोथ पे बेस्ड है मतलब आप एनर्जी के सेक्टर में क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ट्रांसपोर्ट के बजट को ऐसा नहीं पूछा जाता कि ट्रांसपोर्ट का बजट क्या है, ट्रांसपोर्ट के बजट में स्पेशली रेलवे का बजट यहाँ पर देखा पूछा जाता है एग्जाम में, तो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये 2-4 आंकड़े हैं, डेटा है, इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा कि टोटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भारत सरकार क्या करने वाली, मतलब भारत सरकार का अगला जो वित्त वर्ष है उसमें टोटल खर्चा क्या रहने वाला है। तो आप देखेंगे 45,000 करोड़ रुपए भारत सरकार, 45 लाख करोड़ रुपए जो है वो भारत सरकार यहाँ पे आने वाला फिस्कल ईयर, आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें खर्चा करेगी। तो टोटल एक्सपेंडिचर देख लेंगे आप लोग, और बाकी कुछ सेक्टर्स है, सारे सेक्टर्स नहीं, कुछ जो मैंने सर्कल किए हैं उन सेक्टर्स का क्या बजट है वो आप देखेंगे। तो एजुकेशन बजट जो है वो जीडीपी का 2.9% यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग, बिल्कुल नई एजुकेशन पॉलिसी को हमें इम्प्लीमेंट करना है। आजकल हम डिजिटल बोर्ड पे टीचिंग्स देते हैं और आपको जो पुराने टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जिससे जो गैप है वो उसको फुलफिल किया जा सके। तो यहाँ पे कई सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि डिजिटल मतलब टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करेंगे, पहली चीज़। अगली बात यहाँ पर ये मेंशन की गई है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अब कई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो काफ़ी पुराने होते, 10 साल 20 साल 25 साल पहले उनकी ज्वाइनिंग अगर हुई होती, तो आजकल हर चीज़ डिजिटल हो गया है। तो ऐसा है कि हर एक व्यक्ति को अपडेट होने की ज़रूरत होती है, राइट। तो कर्मयोगी के अंतर्गत जितने भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा, उनकी स्किल ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी कर्मयोगी के अंतर्गत।
इतनी चीज़ें क्लियर है। अगली बात यहाँ पे की जा रही है आपका हेल्थ, एजुकेशन और स्किलिंग के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके लिए भी आप देखेंगे जो बजट है वो 2.1% हमारी जीडीपी का रखा गया है। पहली चीज़, इसके अंतर्गत अभी कोविड के समय हमने कुछ हडल्स को फेस किया था कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, ठीक है। फिर हमने फेस किया कि हमारे देश में डॉक्टर की भी कमी है, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ अगर उनका सपोर्टिंग स्टाफ, नर्सेज जो होती हैं, उनकी भी हमारे देश में कमी है। अगर नर्स भी हमारे पास अवेलेबल है तो हम इन सभी पैंडमिक से उभर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 157 नर्सिंग कॉलेजेस को सेटअप करने के लिए अप्रूवल दिया गया है हमारे बजट में, पहली चीज़। दूसरी बात होती है कि जो हमारे स्पेशली जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनको प्रॉपर सोर्सेज नहीं होते हैं, आप कह सकते हैं, तो सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है। अगर आरबीआई जो आपका, सॉरी आरबीआई नहीं, आरबीसी जो होते हैं, रेड ब्लड सेल, वो जनरली गोलाकार होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, और इनका अगर शेप हसिया के आकार का, शिकल शेप हो जाए तो उसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो इसको भी हमें अपने देश से बाहर निकालना, एकदम बाहर फेंक देना है 2047 तक, ये हमारा विजन है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है उसको एलिमिनेट करना है अपने देश से 2047 तक। इसके लिए भी एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। अगली बात करते हैं जो आपका मेडिकल डिवाइसेस है। तो मेडिकल डिवाइसेस के नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी यहाँ पे काम किया जाएगा, और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके लिए भी, उसके रिसर्च को भी प्रमोट करने का काम सरकार करेगी। तो ये बातें बजट में पेश की गई हैं। अगली बात करते हैं जो हमारा सेकंड सेक्टर है, रीचिंग द लास्ट माइल। हर एक व्यक्ति के घर तक हमें पहुंचने का है। तो उसको पहुंचने के लिए यहाँ पे देखिए, आज से नहीं, कई पुराने विगत सालों से जो है वो सरकार काम कर रही है। तो निर्मला सीतारमण जी ने अपनी स्पीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में भी कहा कि हमारे देश के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जैसे कई डिपार्टमेंट को सेटअप किया है, जिससे हमारी अप्रोच हर एक व्यक्ति के घर तक हो सके। इसी क्रम में हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने भी पिछले कुछ सालों में कई सारे नए डिपार्टमेंट बनाए हैं या फिर नए डिपार्टमेंट को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किया है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, स्किल डेवलपमेंट, जल शक्ति मंत्रालय, एटसेट्रा। ये बात यहाँ पे बजट में कही गई है। अब यहाँ पे क्या क्या काम किया जाएगा तो देखिएगा, इसमें कुछ बातें मैं पहले ही बता देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है भारत श्री, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सारी बातें डिस्कस होंगी। सबसे पहली बात है, हमारे देश में आज भी कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक हैं जो कि काफ़ी पिछड़े हैं, मतलब उसमें प्रॉपर हेल्थ केयर की फैसिलिटी, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, प्रॉपर सड़कें नहीं है, पीने योग्य पानी नहीं है, एटसेट्रा। तो हमको ऐसे 500 जो ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको डेवलप करना है। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम 500 ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने का काम करेगा, ठीक है। अब अगली बात है, यहाँ पर 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो हैं, इसके लिए 3.5 लाख यहाँ पे इंडिजीनियस स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। उनके लिए यहाँ पे एक 38,800 टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये टीचर्स की वैकेंसी भी जनरेट होगा और इन रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए काम किया जाएगा जहाँ पे इंडिजीनियस स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। अगली बात करते हैं आपका पीवीटीजी, जो आपके कह सकते हैं जो आपके वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वहाँ तक भी आपको अप्रोच पहुँचानी है। इसके पहले आज तक के बजट में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ट्राइबल एरियाज़ में जाकर हेल्थ केयर और दूसरी फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए बजट में कोई प्रोविजन किए गए हों। तो पहली बार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो कि ट्राइबल एरियाज़ हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एरिया है। पिछले 3 सालों में वहाँ पे, आने वाले जो 3 साल है, वहाँ पे नए नए डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपना भारत श्री के बारे में। भारत श्री, अब आपको पता है हमारे देश में कई सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, उन इंस्क्रिप्शन को आपको डिकोड करना है, उनको आपको डिजिटाइज करना है ना, आपको उनको डिजिटल फॉर्म में स्टोर करना है कि कल को ऐसा ना हो कि जो हमारे वो इंस्क्रिप्शन है, हमारा कोई डेटा है, कोई हमारी हिस्ट्री है, वो इरेज ना हो जाए और आगे वाली जनरेशन तक वो पहुंच सके। तो बहुत ज़रूरत है हमको कि हमारा वो सारा डेटा है उसको हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, जो इंस्क्रिप्शन वगैरह को हम डिजिटाइज करते हैं उसको हम इपिग्राफी कहेंगे। तो डिजिटल इपिग्राफी म्यूजियम को तैयार करना है, जिसको भारत श्री स्कीम नाम दिया गया है। भारत श्री का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, विच इज भारत शेयर्ड रेजिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, भारत शेयर्ड रेस्पोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट जो है उसको इंक्रीज कर दिया गया है, इंक्रीज बाय 66% टू मोर देन 79,000 करोड़। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब कर्नाटका का
कुछ ऐसा रीज़न है जहाँ पे बहुत सूखे की समस्या बनी होती है। तो सूखे की समस्या और जो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तालाब वगैरह है या जो बॉडी है जिनमें पानी की कमी है, तो उनको फुलफिल करने के लिए सरकार जो है वो 53,000 करोड़ रुपीस असेसमेंट प्रोवाइड करेगी फॉर द अपर भद्र प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन एंड फिलिंग अप द सरफेस टैंक फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक और इन्वेस्टमेंट करने की बात गवर्नमेंट ने कही है। नेक्स्ट बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है तो देखिएगा, अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज हुआ है। हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हमने 10 लाख करोड़ का कर दिया है। मतलब आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें सरकार 10 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, जो कि हमारी जीडीपी का 3.3% है, 3.3% ऑफ जीडीपी। ये बात यहाँ पे देखने को मिलेगी। आगे और क्या सरकार करने वाली है, तो सरकार 50 सालों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करने का काम कंटिन्यूस करेगी, जिससे वहाँ पे भी और इन्वेस्टमेंट हो सके और नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। ठीक है, अगली बात है यहाँ पे कही है रेलवे के बारे में। तो रेलवे के लिए जो बजट रखा गया है वो 2.4 लाख करोड़ का है। 2.40 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वो रेलवे के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। अब गवर्नमेंट जो है ईज ऑफ बिजनेस को और आसान करने के लिए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीज को सेटअप करेगी। ठीक है, जिससे आप और भी ज़्यादा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट कर सको और प्राइवेट जो प्लेयर्स है वो भी आके इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में इन्वेस्ट करें, जिससे हमारा पीपीपी मॉडल जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। नेक्स्ट है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत गवर्नमेंट करेगी। आपको पता है जो हमारे बैंक्स होते हैं, तो बैंक्स में एक कोटा होता है विच इज़ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, है ना। मतलब आपको इन कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको पहले आपको लोन प्रोवाइड करने के लिए आपको अलग से बजट होता है कि ये जो पैसा है आप इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को ही प्रोवाइड करोगे उनके वेलफेयर के लिए। तो कई बार वो शॉर्टफॉल हो जाता है, कई बार वो बच जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ हैं, अगर वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहती है और उनको पैसे की ज़रूरत है, तो पैसा उनको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए एक फंड बना दिया जाएगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और इसमें कौन से पैसे रहेंगे, जो आपका पीएसएल है उसका जो शॉर्टफॉल है वो पैसा यहाँ से वो यूटिलाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट है चौथा सेक्टर है आपका अनलीजिंग द पोटेंशियल। अब यहाँ पे क्या है, तो देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, मतलब ईज ऑफ बिजनेस को और भी अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, अभी पिछले कुछ समय में आपको डिस्कस किया था कि जो छोटे छोटे केसेस हैं जिनमें नॉर्मली जेल हो जाती थी, और तो उन सबको आपने क्या कर दिया है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया। तो लगभग 3400 लीगल जो प्रोविजन है वो उनको डीक्रिमिनलाइज किया है। मतलब छोटे छोटे आपको अपराध करने पर पेनल्टी ज़्यादा लगेगी लेकिन जेल नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा 39,000 जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, कंप्लाइंसेस, उसको रिजॉल्व करने का काम भी फाइनेंस मतलब हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। ये बात हमारी निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। ठीक है, अब अगली बात यहाँ पे करते हैं कि 5G सर्विसेज को हमें और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना है अपने देश में, और हमें मेक आर्ट जो AI, मतलब आपका जो AI है उसके लिए यहाँ पे काम करना है। मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया। तो AI के सेक्टर में हमको यहाँ पे काम करने के लिए बातें की गई हैं। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमण जी ने एंटिटी डिजी लॉकर को अनाउंस किया है MSME सेक्टर के लिए। तो MSME जो बिजनेस है वो अपना डेटा को स्टोर करना चाहता है, किसी और दूसरे पर्सन के साथ शेयर करना चाहता है सिक्योर तरीके से, तो उनको डिजी लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये सारे काम जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए जा रहे हैं। और पेन जो आपका कार्ड होता है विल बी यूज एज अ कॉमन आइडेंटिफायर फॉर ऑल डिजिटल सिस्टम। पैन कार्ड जो है वो एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन होगा आपका जितने भी डिजिटल सिस्टम है ऑफ स्पेसिफाइड गवर्नमेंट एजेंसी। ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किया जा रहा है। अगली बात करते हैं ग्रीन ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता है अभी COP27 हुई थी, और COP27 में भारत मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट विजन के ऊपर बात करता है। हम कार्बन एमिशन को ज़ीरो करना चाहते हैं 2070 तक, तो इसलिए ग्रीन ग्रोथ के अंतर्गत हमने कई सारे मिशंस को लॉन्च किया है। उनको हमें देखना है, जैसे कि हमने PM प्रणाम के बारे में चर्चा करेंगे, गोवर्धन स्कीम, मिस्टी स्कीम, तो इनके फुल फॉर्म एग्जाम में बनेंगे। तो आइए हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ गोवर्धन का मतलब क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। ये आपका गोवर्धन स्कीम है। इसके अंतर्गत 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट को सेटअप किया जाएगा। मतलब आप वेस्ट मटेरियल से किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, मतलब आपको रिसाइकलिंग करनी है बेसिकली। और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी और 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट को सेटअप करेगी अंडर द गोवर्धन स्कीम। पहली चीज़। अगली बात, भारत सरकार ने कुछ समय पहले ही ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया था।
ठीक है, और जिसका टारगेट है 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन जो है उसको प्रोड्यूस करना, और उसका टारगेट कब तक का है, 2030 का है, क्योंकि हम अपने फॉसिल फ्यूल को जो इम्पोर्ट करते हैं उसको हम कम करना चाहते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी पे हम ज़्यादा निर्भर रहना चाहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे 35,000 करोड़ रुपए का आउटले रखा गया है फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड नेट जीरो ऑब्जेक्टिव के लिए, जिसके अंतर्गत आपके सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे, विंड एनर्जी को जनरेट किया जाएगा, एटसेट्रा। क्लियर। अगली बात करते हैं पीएम प्रणाम के बारे में। अब पीएम प्रणाम क्या है बेसिकली, तो यहाँ पर सरकार चाहती है कि लगातार अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ ज़मीन पे करते हो तो ज़मीन की फर्टिलिटी थोड़ी सी रिड्यूस होती है, कम होती है। तो यहाँ पर आप जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, मतलब एक बायो फर्टिलाइज़र आप बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो सकते हैं। तो लोगों को इसके बारे में बताना है, किसानों को ये पहुंचाना है, जिससे फर्टिलिटी जो है वो ज़मीन की बनी रहे। ठीक है। टू बी लॉन्च पीएम प्रणाम टू बी लॉन्च टू इंसेंटिवाइज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर एंड बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। और पीएम प्रणाम का अगर आप फुल फॉर्म यहाँ पर देखेंगे तो पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये इसका फुल फॉर्म है, तो आप फुल फॉर्म याद रखेंगे। नेक्स्ट है मिस्टी। तो मिस्टी क्या है यहाँ पे, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। तो मैंग्रोव मतलब आपकी दलदली ज़मीन। आज देखिएगा 2 फरवरी भी है, वेटलैंड डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर 2 स्कीम हम साथ में डिस्कस करते हैं, अमृत धरोहर स्कीम और मिस्टी स्कीम। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमारी जो कोस्ट लाइन है वहाँ पर हमें मैंग्रोव का प्लांटेशन करना है, अपने वेटलैंड को हमें ऑप्टिमल यूज़ करना है, उनके रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है ना। बेसिकली वेटलैंड को अगर आप प्रोटेक्ट करोगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी और टूरिज्म भी बढ़ेगा। ठीक। अगली बात यहाँ पे बोली गई है भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, तो लोगों को मतलब किसानों को स्पेशली आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में हमारा यहाँ पे उद्देश्य है कि जो 1 करोड़ फार्मर्स हैं, जो 1 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं, वो जो आपका अभी जिस तरीके से वो खेती करते हैं उससे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो जाए। क्योंकि हम श्रीलंका नहीं है कि श्रीलंका जैसे हम एक रातों रात अनाउंस कर दें कि अब हमारे देश में केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी और हमारे देश में भी ऐसे क्राइसिस आ जाए, जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था। तो यहाँ पर बोला है कि हमारा उद्देश्य है कि अगले जो 3 साल होंगे उसमें लगभग 1 करोड़ किसान जो हैं वो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो। और ऐसे तो नहीं, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर को सेटअप करने का काम किया जाएगा। ठीक है। माइक्रो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क को भी प्रॉपरली चैनलाइज करने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट है यूथ पावर अमृत पीढ़ी। यूथ पावर को क्या नाम दिया गया है, अमृत पीढ़ी। इनके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च किया जा रहा है। अभी तक आप लोगों ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में सुना होगा, जो अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। लेकिन समय की मांग कुछ अलग है। आजकल लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई पे, डिजिटल कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ड्रोन, 3D प्रिंटिंग, है ना, इन सारी चीज़ों में हमें स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये सारे नए मॉड्यूल्स को, नए सारे ट्रेनिंग चीज़ों को भी जोड़ा जाएगा। और इसके अंतर्गत लगभग 1 लाख यूथ को 3 साल के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा, जिससे वो भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके एम्प्लॉयमेंट ले सके, जॉब अपॉर्चुनिटी उनको भी मिले। ठीक है, ये चीज़ें। नेक्स्ट है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अंडर द पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। तो यहाँ पर जो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंतर्गत जो यूथ है उनको स्टाइफेंड प्रोवाइड किया जाएगा 3 सालों के लिए, जिसके लिए यहाँ पे 47 लाख यूथ जो है उनको 3 साल तक के लिए स्टाइफेंड भी दिया जाएगा अंडर द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अब यहाँ पे हमें टूरिज्म को भी प्रमोट करना है। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे यूनिटी मॉल क्या होगा, जो आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है उसको आपको प्रमोट करना है। अपना जो डिस्ट्रिक्ट का अगर कोई जीआई प्रोडक्ट है, हैंडीक्राफ्ट्स है, उनको भी आपको प्रमोट करना है। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को सेटअप किया जाएगा, जिससे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी भी हमारे यूथ को मिले और वो बाहर विदेशों में जाके भी जॉब अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर चर्चा करते हैं। अब हम थोड़ा सा स्पीड को कम करते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है।
क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, जहाँ पे लोगों की नज़र बनी होती है कि भारत सरकार को पैसा कहाँ पर कितना मिला, भारत सरकार ने खर्चा कहाँ पे कितना किया, और भारत सरकार का जो डिपिसिट था, मतलब राजकोषीय घाटा था, वो क्या रहा, और आने वाले समय में राजकोषीय घाटा क्या रहने वाला है। तो इन चीज़ों पे जनरली यहाँ पे नज़र रहती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना बातें रिलीज़ की हैं। इन्होंने कहा है कि जो टोटल हमारा रिसिप्ट था, मतलब टोटल हमको जो इनकम हुई थी, अगर आप इससे समझे तो ज़्यादा अच्छा होगा। टोटल जो रिसिप्ट था, जो इनकम हुई थी, वो 24.3 लाख करोड़ की थी, जिनमें से टैक्स के जरिए हमें 20.9 लाख करोड़ की इनकम हुई थी, और हमारा जो खर्चा था ना, वो 41.9 मतलब 41.9 लाख करोड़ का हमारा खर्चा था। तो आप देख सकते हैं खर्चा ज़्यादा हो गया, इनकम कम हुई, तो डिपिसिट होगा, मतलब राजकोषीय घाटा होगा। तो हमारा जो फिजिकल डिपिसिट रहा है वो 6.4% रहा है। अभी जो करंट हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मतलब 2022-23 के लिए बात हो रही है, और अभी इसमें भी एक महीना बचा हुआ है, पूरा मार्च तक बचा हुआ है। तो हमारा जो डिपिसिट रहेगा वो 6.4% इस प्रेजेंट आपका जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें हमारा 6.4% राजकोषीय घाटा रहेगा। अगर अगले साल के बारे में बात करते हैं, तो अगले साल में सरकार को ऐसी उम्मीदें हैं, अब उम्मीद ही लगा सकते हैं, है ना। तो सरकार को ऐसी उम्मीद है कि 27.2 मतलब 27.2 लाख करोड़ रुपए हमको मिलेंगे, मतलब ये हमारी इनकम होगी, टोटल रिसिप्ट होगी, ठीक है। जिनमें से 23.3 लाख करोड़ है, 23.3 लाख करोड़ जो है वो हमको टैक्स के जरिए मिलेगा। और हमारा जो खर्चा है, खर्चा कम तो होते नहीं है, खर्चा हर एक व्यक्ति हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसकी लाइफ में बढ़ता ही है। तो खर्चा जो सरकार का अगली साल होगा वो 45 लाख करोड़ का खर्चा होगा। तो यहाँ पर भी आपका डिपिसिट तो रहेगा, लेकिन डिपिसिट जो है वो कम रहेगा, 5.9%। तो अभी प्रेजेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा कितना है, तो आप बोलेंगे 6.4% है। अपकमिंग ईयर में राजकोषीय घाटा क्या रहेगा, तो आप कहेंगे 5.9% रहेगा। इसके अलावा एक और एस्टिमेशन दिया गया है कि हमारा टारगेट है कि जो 25-26 का फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें हमारा जो डिपिसिट होगा वो 4.5 रहेगा। ये बात भी अनुमान की गई है, एस्टिमेट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो वो वाली जो स्लाइड आपको दिखाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी चीज़ें, अगली बात यहाँ पे कर लेते हैं। जो हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, दो प्रकार से टैक्सेस से सरकार को पैसा मिलता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स है उससे सरकार को ज़्यादा पैसा मिला है एज कंपैरिजन इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में आप देखेंगे लगभग सरकार को डायरेक्ट टैक्स से 6.0% फ़ायदा हुआ है, वहीं अगर इनडायरेक्ट टैक्स में 5.1% से रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ है। न्यू टैक्स रिजीम क्या है, इस पे काफ़ी चर्चा हो रही थी कि जो टैक्स स्लेब है वो चेंज कर दिया गया है, और अब जो 7 लाख रुपए तक जिनकी इनकम है एनुअली, उन लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले 5 लाख रुपए तक जिन लोगों की इनकम थी उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो ये पूरा माजरा क्या है, तो क्या नई टैक्स रिजीम को ज्वाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम को ही लोग फॉलो करते हैं। नई टैक्स रिजीम अगर जब 2021 में भी आई थी, तो उसमें भी बहुत कम लोग ही यहाँ पे जुड़े थे। हमारे देश में केवल 4 से 5% लोग ही हैं जो टैक्स को पे करते हैं, और 96% ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स रिजीम के बाहर ही आते हैं, मतलब जो टैक्स पे नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, तो थोड़ा सा पहले मैं आपको ओल्ड के बारे में समझाती हूँ, जिससे आपको नए समझने में आसानी होगी। यहाँ पर समझिएगा, जो ओल्ड आपकी टैक्स रिजीम थी उसमें क्या था, उसमें था आपका कि 0 से लेकर अगर 2.5 लाख रुपए तक आप कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एक और बात यहाँ पे बोली थी कि अगर आप 5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। ये क्या मान रहा है, थोड़ा सा समय दीजिए, आप समझ जाएंगे। अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक कमाते थे तो आपको 5% यहाँ पे टैक्स देना होता था। अगर आप 5 लाख से 10 लाख रुपए तक कमाते थे तो आपको यहाँ पे 20% तक टैक्स देना होता था। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर की थी तो आपको 30% यहाँ पर इनकम टैक्स देना पड़ता था। ये आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम थी। इस ओल्ड टैक्स रिजीम में थोड़ा सा हमने चेंजेस किया था 2021 में, जिसको हम न्यू टैक्स रिजीम बोलते थे, जिसको लगभग 10 से 12% लोगों ने ही ज्वाइन किया था, बाकी सारे के सारे लोग ओल्ड के साथ ही थे। रीज़न इज़ दैट कि ओल्ड जो टैक्स रिजीम था उसके अंदर आपकी जो सैलरी होती, तो सैलरी में आपको एचआरए भी दिया जाता है, आप इंश्योरेंस अलग अलग पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं, पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग सेविंग अकाउंट में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें डिडक्ट हो जाती थी। मान लेते हैं कि मेरी सैलरी 8 लाख रुपए है,
ठीक है, मान लिया मेरी सैलरी 8 लाख रुपए है, तो उस 8 लाख रुपए में से हो सकता है 1 लाख मेरा एचआरए हो, ये 75,000 मेरा दूसरी सेविंग्स हो, है ना, इंश्योरेंस वगैरह हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिडक्ट हो जाएंगी मेरी सैलरी से, और उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट होगा, मान लेते 25,000 दूसरे मैंने सेविंग्स किया है, तो हो गए टोटल 2 लाख। तो 8 लाख में से आप 2 लाख घटा दीजिए, मतलब 6 लाख। तो 6 लाख रुपए पे मुझे टैक्स देना होता था। ये बातें ओल्ड रिजीम में चलती थी। तो आज भी जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते, तो उनकी सैलरी से एचआरए वगैरह डिडक्ट होता है। और हम सभी लोगों की आदत होती है सेविंग करने की, है ना। तो भारत सरकार नहीं चाहती कि भाई आप लोग ज़्यादा सेविंग करो, आप लोग खर्चा करो, क्योंकि मार्केट में जितना ज़्यादा खर्चा होगा उतना ही मनी फ्लो होगा, कैश फ्लो होगा, राइट। तो सरकार चाहती है कि कैश फ्लो मार्केट में बना रहे, इसलिए वो नई टैक्स रिजीम को लेकर आई है। तो नई जो टैक्स रिजीम 2021 में आई थी, उसमें टैक्स स्लेब यही थे, 0 से 2.5 तक कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से 5% है। लेकिन इसमें जो आपका एचआरए और बाकी जो आपका इंश्योरेंस या आपका जो एटीसी वगैरह था, उनको यहाँ पर एक्सक्लूड नहीं किया था। मतलब आपको 8 लाख पर ही टैक्स देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? जो ओल्ड रिजीम थी और 2021 में जो न्यू टैक्स रिजीम आई, दोनों के जो स्लेब थे और जो टैक्स रेशियो थे, वो सब कुछ सेम था। बस अंतर इतना था कि जो ओल्ड वाला था उसमें अगर आप एचआरए और एटीसी वगैरह डिडक्ट हो जाते थे और उसके बाद बचे हुए अमाउंट पे आप टैक्स देते थे, जबकि जो सेकेंड 2021 की न्यू रिजीम थी उसमें ये एचआरए वगैरह नहीं डिडक्ट होते थे। मतलब आपको पूरा 8 लाख रुपए जो आपका पैकेज है उस पूरे में आपको टैक्स देना होता था। तो ये तो आपके लिए घाटे का सौदा है। जिसको एचआरए वगैरह मिलता है, जो सेविंग करता है, उसके लिए 2021 का जो नया रिजीम आया था वो घाटे का सौदा था। तो लगभग 10 से 12% लोग ही 2021 के नए टैक्स में रिजीम में शामिल हुए थे। अब इसी में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। क्या चेंजेस किया गया है? अभी जो बजट आया है उसके लिए अगर हम थोड़ी सी बातें करते हैं, तो इसमें क्या किया गया है, पहले जो स्लेब थी वो 0 से लेकर 2.5 तक थी। अब ये 0 से बढ़ाकर 3 लाख कर दी। तो मतलब 3 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। पहली चीज ये कर दी। फिर 3 से 6 लाख, 3 3 साल का आप यहाँ पे 3 3 का अंतर देखेंगे। 3 से 6 लाख के लिए जो टैक्स होगा वो 5% का होगा। 6 से 9 लाख के लिए आपका 10% होगा। 9 से 12 लाख के लिए आप देखेंगे आपका 15% होगा। वहीं 12 से 15 लाख के लिए 20% होगा। और अगर आप 15 लाख के ऊपर कमाते हैं तो आपको 30% लगेगा। यहाँ पर पहले आप देखो 10 लाख के ऊपर आपको 30% लगता था, यहाँ पे 15 लाख रुपए तक कमाते हो तो उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी जो आपका एचआरए है, एटीसी वगैरह है, वो सब यहाँ पर आपका इंक्लूड रहेगा। मतलब इसको उस पर भी आपको पूरा सैलरी पे आपको जो है वो देना पड़ेगा टैक्स। उसको आप रिबेट नहीं कर सकते, उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस बारे में पता होना चाहिए। अब अगली बात क्या है, तो देखिएगा, समझिएगा मेरी बात। यहाँ पर ये पूरा मांझा क्या है जो लिखा है, इनकम लिमिट फॉर द रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 7 लाख टू द 5 लाख टू 7 लाख इन द न्यू रिजीम। इसका क्या मतलब है? इस पे काफी कुछ डाउट हो सकते हैं आपके दिमाग में हो कि एक तरफ बोलते कि 3 लाख के ऊपर टैक्स नहीं, और एक तरफ बोलते कि 7 लाख के नीचे वालों को टैक्स नहीं देना, है ना। एक तरफ क्या बोल रहे हैं कि 3 लाख तक जो कमाते हैं उनको टैक्स नहीं देना है, और एक तरफ कह रहा है कि 7 लाख रुपए तक जो कमाते हैं उनको टैक्स नहीं देना। ये पूरा माजरा क्या है? तो अगर कोई भी व्यक्ति है वो 7 लाख रुपए तक कमाता है तो उसको वाकई में कोई टैक्स नहीं देने। लेकिन अगर उसकी सैलरी मान लेते हैं 8 लाख हो गई, उसकी सैलरी क्या हो गई, 8 लाख हो गई। अब क्या, 8 लाख हो गई तो अब उसको टैक्स लगेगा। तो इस 8 लाख को आप एक काम करो, 2 टुकड़ों में डिवाइड करो। एक इसको कर दो 0 से 3 लाख, और एक इसको कर दो आप 3 लाख से, क्या हो गया आपका 6 लाख, और फिर आपका 6 लाख से 9 लाख। बात समझ में आई इतनी चीजें? तो आपकी जो सैलरी है 0 से 3 लाख के बीच में आपको कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख है तो उसका आपका 5% टैक्स लगेगा, और 6 से 9 लाख है तो उस पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो 3 से 6 लाख मतलब 3 लाख पर 3 लाख का 5% लगभग 15,000 आपका यहाँ पे टैक्स बन गया। बात समझ में आई? क्योंकि 3 से 6 के बीच में 3 लाख हो गए ना, आपने 8 लाख का 3 लाख यहाँ हुआ, 3 और 3 6 लाख ये हुआ, और 6 और 2 8 लाख। बात समझ में आ रही है? तो इस 3 लाख पे आप कोई टैक्स नहीं दोगे। ये जो 3 लाख है इस पे आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो 3 लाख का 5% 15,000 हो गया। अब हो गया 2 लाख, इस 2 लाख पे आपको 10% टैक्स देना है, मतलब हो गया 20,000। मतलब आपको इस पूरे के पूरे 8 लाख पे कितना टैक्स देना है? आपका 35,000 का टैक्स बन रहा है। मेरी बात समझ में आई अभी कि क्या ये मांझा हो गया है? तो ये कहलाता है आपका नया टैक्स रिजीम। वैसे अगर हम इसी डेटा को अगर पुराने टैक्स रिजीम से कैलकुलेट करते हैं तो था क्या, जैसे कि 8 लाख है,
तो 8 लाख में आपको 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है, 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। फिर 2.5 लाख के बाद जो पैसा बच रहा है उस पे टैक्स लगता था। यहाँ पे ये बात 3 लाख के लिए हो गई है। तो ये स्लैब का अंतर है, पहले 0 से लेकर 2.5 था, अब 0 से 3 का हो गया है। लेकिन पहले जो ओल्ड रिजीम थी उसमें आपके HRA वगैरह आप हटा सकते थे और उसके बाद आपको टैक्स देना होता था। जो नए वाला है उसमें आपको HRA वगैरह के साथ ही टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, इतनी चीज़ें। और यहाँ पे ऑप्शनल है, ऐसा बिल्कुल नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट आप न्यू रिजीम में इंक्लूड होगे, लेकिन अगर आप ओल्ड रिजीम में कंटिन्यू करना चाहते हो तो ओल्ड रिजीम में आप कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा कोई प्रोविज़न अभी आया नहीं है कि मैंडेट है कि नई टैक्स रिजीम में आपको इंक्लूड होना है। तो आई होप मैंने बहुत कोशिश की इसका एक्सप्लेन करने की, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है सीनियर सिटीजन की, उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है 15 लाख से 30 लाख। 15 लाख से क्या कर दिया गया है, 30 लाख कर दिया गया है। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी 9,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूज़न करने की बात की गई है। 9,000 करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर में इन्फ्यूज़न करने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट बात है, अगली और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव यहाँ पे एक स्मॉल सेविंग स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, जिसमें आप 2 लाख रुपए तक का अपना डिपॉजिट कर सकते हैं और जिसमें आपको 7.5% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, ये जो अकाउंट है वो महिलाएं और गर्ल्स, मतलब वीमेंस और गर्ल्स के लिए है फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स अप टू द मार्च 2025। तो एक फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ आप इस सेविंग स्कीम से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक, इतनी चीज़ें। अगली बात यहाँ पे बोली गई है, जो नॉन गवर्नमेंटल एम्प्लॉय है, जो सरकारी नौकरी नहीं करते, प्राइवेट सेक्टर वगैरह में भी काम करते हैं, द लिमिट ऑफ टैक्स एक्सेम्पशंस ऑन लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू 25 लाख। तो जब हम रिटायर होते हैं तो हमारी जो लीव्स होती हैं उनका पैसा मिलता है, काफ़ी कुछ फंड इकट्ठा हो जाता है, उसका पैसा मिलता है। तो उसमें बोला गया है कि जो आपको टैक्स है उस अमाउंट पे 3 लाख से बढ़ा के 25 लाख, मतलब 25 लाख तक आपको अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये कुछ नई चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की हैं। इसके अलावा क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन वगैरह जो हैं, टीवी, एलसीडी टीवी, ये सब इनके प्राइस कम हुए हैं। वहीं जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस आप देखेंगे इंक्रीज़ हुई है। तो क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की आपको बजट को सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की। आई थिंक आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। कुछ डेटा वैसे के वैसे ही आपको याद करना होता है, कुछ नंबर्स को याद करना होता है, आप उसको याद कीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए बर्निंग टॉपिक्स के साथ अपने आने वाले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।